हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान, संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। जैसा कि आज बोर्ड पे आप टॉपिक देख के समझ गए होंगे कि कौन सा टॉपिक होने जा रहा है, और हमने एक बहुत बड़ा टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं जो भारत का संविधान एक परिचय था। और बहुत सारा कमेंट में पढ़ा जाता था, थोड़ा मुश्किल होता था वो, और ये थोड़ा अलग अलग है, ये यूनिक है और अलग है। इसलिए आप सिंगल टॉपिक चला करेगा, वो सब समझ में भी ईजिली आएगा। तो ये प्रस्तावना, इसे उद्देशिका भी कहते हैं और प्रेम्बल, इसे प्रेम्बल भी कहते हैं, इंग्लिश में प्रेम्बल कहते हैं। तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना किसी भी बड़े लेख को छोटे में समझने वाली एक चीज़ है। सबसे आसान वर्डों की बात यह है, जैसे कि कोई भी किताब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि इसकी उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य पता हो जाता है किताब किसके ऊपर लिखी हुई है। तो चैप्टर में सबसे पहले, कोई भी बुक में सबसे पहले ये फ्रंट के 2-3 पन्ने जो होते हैं उसे पढ़ के समझ में आता है कि ये किताब हमें किस चीज़ की ओर प्रेरित करेगी। ऐसे संविधान है हमारा। संविधान की उद्देश्य का मतलब, ये उद्देश्य है हमारे, इनको प्राप्त करना है, इनके लिए हम हमेशा प्रेरित रहेंगे, हम लक्षित रहेंगे, ये हमारा लक्ष्य रहेंगे। तो उद्देश्य का मतलब ये है कि सारी होलिस्टिक चीज़ को एक बार में समझना, यानी पूरे संविधान को एक संक्षेप में समझ लेना। और उद्देश्य का हमारे एनसीईआरटी की बुक में हमेशा रहती थी। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे 12th क्लास की भूगोल की किताब है, ये देखो, ये भारत का संविधान उद्देश्य का, इसमें सब लिखा हुआ है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति और धर्म, ये सब हमारी उद्देश्य का क्या है। उद्देश्य का जैसे शपथ भी ली जाती है तो उसके भी ये आती है, इसी में ये शपथ ली जाती है। तो हम भारत के लोग ऐसे करेंगे। तो हमारे उद्देश्य हैं, हम इनकी आकांक्षा रखते हैं कि हम इनकी प्राप्ति करेंगे, ठीक है। और आकांक्षा किन चीज़ों की होती है, जो बहुत लंबे दूरदर्शी लक्ष्य होते हैं। जैसे राम राज्य की हमारी एक आकांक्षा है कि हम इसको प्राप्त करेंगे। राम राज्य कहीं प्राप्त करने वाली चीज़ नहीं है, राम राज्य हमारे एक लक्ष्य है कि इसे हम हर बार अग्रसर होकर तैयार होकर आगे बढ़ते रहेंगे, इसलिए राम राज्य बोला गया है। इसलिए किसी और राज्य नहीं बोला गया, कांग्रेस राज्य, बीजेपी राज्य, ऐसा राज्य नहीं बोला गया कि हम ये प्राप्त करें। राम राज्य बोला गया क्योंकि वहाँ पे सब खुशहाली थी, इसलिए वो खुशहाली को प्राप्त करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य हो गया। वो लक्ष्य जो कभी प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा समय लगे या ना भी प्राप्त हो, वो लक्ष्य आदमी तय करता है हमेशा अपने लिए। क्यों? ताकि आप और आगे आगे धीरे बढ़ते रहो। अगर आपने ये सोच लिया कि हमें अपने देश के लोगों की इनकम हर महीने की 20,000 रुपये करनी है हर किसी की, तो एक टाइम के बाद आके वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद आप दूसरा लक्ष्य सेट करोगे। इसलिए एक ही लक्ष्य सेट हो तो उसमें निरंतर चलना रहना, ये हमारे संविधान का लक्ष्य है जो हमारे उद्देश्य का प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो इसलिए हम राम राज्य बोलते हैं, ताकि राम राज्य एक बहुत व्यापक लक्ष्य है जो राम के राज्य में ही हो सका, और हम उसकी कल्पना करते हैं ताकि हम और अच्छे बन सकें, इसलिए राम राज्य बोला जाता है। ऐसे हमारे उद्देश्य का है, ठीक है। इतना समझ में आ गया उद्देश्य का क्या चीज़ है, ठीक है। अब उद्देश्य का बारे में बताता हूँ मैं। उद्देश्य को प्रस्तावना भी कहते हैं, प्रेम्बल भी कहते हैं, ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव पास करके कहाँ भेजा था, संविधान सभा को भेजा था। संविधान सभा ने कब पास किया था, 22 जनवरी 1947 को इसे पास कर दिया था हमारी इस प्रस्तावना को। पर एक चीज और जानने वाली है कि जो हमारी प्रस्तावना का जो उद्देश्य जो है वो संविधान में रखने का, वो पहले से नहीं है, पहले से वो अभी नहीं, हमने 1947 में ही नहीं किया, 22 जनवरी 1947 को ही नहीं हुआ था, ये हम पहले से लेके आ रहे हैं। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, योजना जो थी, उसमें भी प्रस्तावना का रखा गया था प्रस्ताव की प्रस्तावना होनी चाहिए संविधान में। तो उसकी ये हमारी वहां से नहीं पड़ी हुई है प्रस्तावना, ठीक है। तो जान लेते हैं कि प्रस्तावना के बारे में किन किन विद्वानों ने क्या क्या कहा है, ठीक है। अर्नेस्ट वाका एक नाम के विद्वान है, उन्होंने कहा संविधान की कुंजी है, संविधान को जानने की कुंजी है प्रस्तावना। इतना वर्ड है, ये प्रीलिम्स में भी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। M.K. मुंशी, इन्होंने कहा एक राजनीतिक राशिफल है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, मतलब सबके बारे में जानने से। हर इंसान का राशिफल होता है, वैसे एक संविधान का राशिफल है, राजनीतिक राशिफल है। N.A. पालकीवाला ने क्या कहा, N.A. पालकीवाला मतलब नानी अर्देशीर पालकीवाला, इनकी जो स्पेलिंग है NANI और अर्देशीर ARDESHIR,
ये उद्देश्य का नाम है। और पालके वाला, ठीक है, बाकी तो लिखना हिंदी में लिखना है। तो एम ए पालके वाला क्या लिखा है, भारतीय संविधान का पहचान पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारतीय पहचान को, जैसे कि इंसान का पहचान पत्र होता है जानने के लिए, वैसे ही भारतीय संविधान को जानने के लिए उसका पहचान पत्र है उद्देश्य का। ठाकुरदास भार्गव और सुभाष कश्यप ने क्या, संविधान की आत्मा, ये क्वेश्चन बन चुका है प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये संविधान की आत्मा क्या, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। डी बसु जो जिन्होंने बुक भी लिखी है भारत का संविधान, हम सब पढ़ते भी हैं, एक अहमद श्रीकांत है जो यूपीएससी तैयारी करते हैं, और डी बसु ने बोला है स्वाधीनता संग्राम के आदर्श समाहित हैं। जो लोग थे स्वाधीनता संग्राम में जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई है, तो उनके इनमें आदर्श हैं उद्देशिका में, ठीक है। और बी आर अम्बेडकर, संविधान के दर्शन निहित हैं, उनके जो संविधान का दर्शन है वो उसमें निहित है कि संविधान क्या चीज़ है, उसके दर्शन उद्देशिका में निहित है। और सर्वोच्च न्यायालय कहता है संविधान निर्माताओं के मन मस्तिष्क को पढ़ने की कुंजी है। संविधान निर्माता जो है उनकी मन और मस्तिष्क को पढ़ने की एक कुंजी है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। तो हम आगे पढ़ता हूँ और इसको रब करता हूँ, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख देता हूँ। भारत शासन अधिनियम, ये सारा अधिनियम करा चुका हूँ मैं 1919। जैसे मॉन्टेग्यू, चैम्सफोर्ड, ठीक है। सुधार में प्रस्तावना प्रबंध है, ठीक। दूसरा, प्रस्तावना को हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो प्रस्तावना को कहाँ से लिया है, अमेरिका से, ठीक। और जो इसका लेखन का तरीका या बोलते हैं टेक्स्ट, कैसे लिखते हैं, वो हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक। ये चीज याद रखने वाली है। तो 2-3 फैक्ट है इनको याद रखना। कैसे लिखने का तरीका मैं दिखाता हूँ आपको, कैसे लिखा गया है इसमें। ठीक, ये देखो जैसे यहाँ पे बोल्ड में लिखा गया न्याय, स्वतंत्रता, समता, सपने, राष्ट्र की एकता, अखंडता, ये सारी चीजें हमने कहाँ से ली, जो लिखने का तरीका है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो इसको आप देख लें, उसके बाद नेचर पढ़ेंगे इसका, ठीक है। मिटा देता हूँ इसको। उद्देशिका की प्रकृति, नेचर और प्रीएम्बल, ठीक है। कैसा इसका नेचर है। पहले बात तो नॉन जस्टिसएबल है,
लीगली नॉट एनफोर्स, मतलब इसमें न्यायोचित नहीं है। ठीक है, अपरिवर्तनीय है। ठीक है, जिसे एनफोर्स नहीं कर सकते वो है। ये इसकी मेन नेचर है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये पेपर में बन जाएगा कि उद्देशिका के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करें, ऐसे 4 कथन दे दिए जाएंगे तो उनमें से फिर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। और ये अब यहाँ से फैक्चुअल चीज़ें चालू हो गई हैं और कॉन्सेप्ट भी आएगा। कॉन्सेप्ट फैक्चुअल मिश्रण होगा दोनों का, यहाँ से ध्यान ला के पढ़ने की ज़्यादा जरूरत है। पहले के चैप्टर बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, पर अब ज़्यादा ही सिंगल वे में चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, ठीक है, किसी भी कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते, वो बात एक ही होगी इन दोनों की। इट कैन नॉट एनफोर्स इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में आप इसको फोर्स नहीं सकते, कि जा नहीं सकते कि उद्देशिका की ये बात इन्होंने पूरी नहीं की तो इन पर हम केस करेंगे, इसके लिए कोई केस नहीं हो सकता। ठीक है, प्रस्तावना वाली चीज की है, प्रस्तावना ना तो संविधान को बल देती है अथवा ना ही संविधान की शक्तियों को सीमित करती है। ठीक, ठीक है, संविधान ना तो प्रस्तावना ना तो संविधान को बल देती है अथवा ना ही संविधान की शक्तियों की जगह, शक्तियों भी ठीक बैठे पर मूल विधि अच्छा बैठे। मूल विधि जो उसके अंदर मूल कानून की बात कर रहा हूँ। अब संविधान और प्रस्तावना संविधान का अंग माना जाए या ना माना जाए, इस पर भी बात हुई है। तो ये लिख देता हूँ, उसके बाद मिटा दूंगा। प्रीएम्बल ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ठीक है, 1 मिनट। ठीक, इसमें क्या बोला गया, 2 तरह के चिंतन रहे हैं। ठीक है, इसमें चिंतन होते हैं, चिंतक होते हैं जो चिंतन करते हैं। एक होता है परंपरागत, चिंतक। ठीक है, और एक आधुनिक मान लो या उदार मान लो। ठीक, इनका मत था संविधान का हिस्सा नहीं चाहिए, इनका मत था संविधान का हिस्सा होना चाहिए। दो चीजें थी, क्योंकि संविधान बनने से पहले भी आ चुकी थी, इसलिए बोल रहे थे लोग।
और कुछ लोग थे अलग अलग मिजाज के, सबके जब संविधान सभा में बात हुई तो सबके अलग अलग विचार होते हैं, तो सबके अलग अलग विचारों को मानना पड़ता है और सबके बारे में पता होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या निर्णय लिया कि संविधान की सर्वोच्च व्याख्याकार सुप्रीम कोर्ट ही है, तो हम उसका डिसीजन मानेंगे। ठीक है, इसको हम बिठा देता हूँ। चलो मैं इसको डिस्कस ही कर देता हूँ थोड़ा आपको थोड़ा दिक्कत होगी, फिर भी थोड़ी दिक्कत चाहिए भी होनी चाहिए। वीरूवाड़ी संकेत था, में इसके लिए उससे कहा गया था संविधान का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इससे हिसाब से कहा था 1973 में केशवानंद भारतीय केस। ठीक है, किससे केशवानंद भारतीय किससे बनाओ केरल राज्य। ठीक है, 1973 की बात है। तो इस वीरूवाड़ी संघ वर्सेस हो गया यहाँ पे, वीरूवाड़ी संघ केस। वीरूवाड़ी एक आदमी का नाम हो और संघ मतलब हमारा जो पूरा सरकार होगी वो संघ। और यहाँ पे केरल के साथ हुआ है इसका विवाद केशवानंद भारती का। तो केशवानंद भारती के में मुझे बोला गया कि ये संविधान का हिस्सा है, और वीरूवाड़ी 1960 में बोला गया कि इस संविधान का हिस्सा नहीं है। तो संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में तो डिसीजन ये दिया कि नहीं है, 1973 में दिया कि ये है, और मूल ढांचे का जो कॉन्सेप्ट आया वो इसी केस से आया कि संविधान का मूल ढांचे को छेड़छाड़ ना की है। ठीक है, आगे सारी बातें होंगी, सब कुछ होगा। तो ये आपको याद रखना कि 1973 में इसको संविधान का हिस्सा, जो लेटेस्ट होगा वही माना जाएगा। लेटेस्ट कौन सा 1973, 1960 पहले। तो अब यहाँ पे ये खत्म होता है, अब मैं इसको मिटाऊंगा, थोड़ा आगे कराऊंगा। बयालीसवें ये समाजवादी, ठीक, पंथ निरपेक्ष, अथवा अखंडता को क्रमानुसार ठीक है, ये पता होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट बहुत है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, जो हमारी प्रस्तावना थी, जो हमारी 1947 में 22 जनवरी, जो भी डेट बताई थी ना, 22 जनवरी 1947 को जो हमारी संविधान सभा ने पास करी थी, उसमें ये 3 वर्ड नहीं थे। ठीक है, इन 3 वर्डों को 1976 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौर में, जब सारा विपक्ष जेल में था, तब 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों को शब्दों को जोड़ा था। और इनका एक क्रम ऐसे ही जोड़ा गया था, पहले ये फिर ये फिर ये, इन तीनों को ऐसे जोड़ा गया था। इसलिए ये चीज़ बहुत जरूरी है याद रखना कि इसको संविधान की मूल
मूल प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, क्योंकि 1976 में 42वें संविधान संशोधन से किया गया था। पर इसके बाद SR बॉम्बई केस में बताया गया कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, पर उसके मुख्य ढांचे या मूल ढांचे से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अभी केस है SR मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। ठीक है। इसमें बोला गया था उद्देशिका में संशोधन करने के लिए बेहद चेतना का ध्यान रखना होगा, जिससे उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन न आए। कहने का मतलब संविधान या संशोधन करने के लिए, उस उद्देशिका में संशोधन करने के लिए बहुत ध्यान की जरूरत है, ताकि उसके मूल ढांचे में दिक्कत ना आए। और संविधान में भी यही कहा गया कि मूल ढांचे में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चाहे संविधान की उद्देशिका हो, चाहे पूरा कुछ संविधान हो। उद्देशिका को संविधान का एक भाग है, ऐसे संविधान बोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक तो ये खत्म हो गया। अब जो जितना भी लेक्चर था, अब इसका बता कि उद्देशिका हमें क्या सिखाती है। ठीक है। उद्देशिका हमें क्या सिखाती है, तो इसमें बोला गया क्या क्या सिखाती है। सर्वोच्च अखंडता कहाँ पर स्थित है। ठीक। भारतीय संविधान अपने वैधानिक रूप स्वरूप को कब निहित किया। ठीक। एक क्वेश्चन हो रहा है। सर्वोच्च अखंडता कहाँ पर स्थित है, ऐसा अपने संविधान स्वरूप को कब निहित किया।
संविधान के अंदर निहित दर्शन। देखो सर्वोच्च अखंडता वहां कहाँ पर स्थित है? क्यों? जो सर्वोच्च अखंडता है वो लोगों के अंदर स्थित है। ऐसा नहीं कोई अखंड ला के ऊपर तक रख दिया है कि तुम्हारा देश अखंड है। ये लोग खूब इंटीग्रेट रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तब सर्वोच्च अखंडता मानी जाएगी। तो इसमें एक इसका आंसर था भारत के लोगों में केसर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें कहा गया था उद्देशिका भारत के लोगों अंदर से निकली है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है, केदार सिंह बनाम भारत संघ के केस के द्वारा। तो पता लग गया कि भारत के लोगों में अखंडता सर्वोच्च है। कहाँ पर है? तो सर्वोच्च भारत के लोगों में अखंडता, ये हमारी संविधान उद्देश्य का बताई थी हमें। ठीक है, ये बोलता है हम भारत के लोग, तभी बोला है उसमें भारत संविधान अपने वैधानिक स्वरूप को कब निहित किया? जब हमारी प्रस्तावना बन गई उसके बाद। प्रस्तावना पहले से बन गई थी और संविधान हमारा कब आया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो इसमें डेट पता लग गई। तो उद्देश्य का हमें पता लग गया था कि हमारे संविधान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो संविधान के अंदर जितने भी, अब इसमें क्या है, संविधान के अंदर निहित दर्शन, कौन कौन से निहित दर्शन होंगे? आइडल्स होंगे हमारे, कुछ और एस्पिरेशंस होंगे। तो उसमें दो चीजें बांटा गया था, आइडल्स और एस्पिरेशंस। संविधान के अंदर दर्शन है, आइडल्स मतलब आदर्श, ठीक, वही आकांक्षा। ठीक है, तो हमारे अंदर कौन सा दर्शन है संविधान के अंदर? ये हमारे उद्देश्य का बताती है। ये दो तरीकों से डिफाइन किया गया है, इसको अगले लेक्चर में करेंगे, आदर्श और वो क्या है। ठीक है, इसका इसमें 2-3 पॉइंट है और मैं बता देता हूँ। आदर्शों के माध्यम से हम अपनी आकांक्षाओं की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब है कि जैसे कि मुझे कोई चीज चाहिए तो मैं अपने पूरे परिवार को लेके उस चीज को प्राप्त करूं, तो सबसे बेस्ट चीज वो है, ना कि मैं अपने आप को खुद अपने आप को मानूं और परिवार को छोड़ दूं। ऐसे देश को माना गया है। ठीक है, देश को कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है तो सारे देशों को अखंड होकर एक साथ होकर मिलजुल कर रह के तब जाकर उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, ना कि अकेले अकेले बिखर के। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब आदर्श हमारे अच्छे होंगे तभी हम लक्ष्य की प्राप्ति, आकांक्षाओं की प्राप्ति अच्छे रूप में कर पाएंगे। ठीक है, आकांक्षाओं की प्राप्ति करने का मतलब ये, कोई इंसान अकेले रहकर आकांक्षाओं की प्राप्ति करता है अपनी, कोई इंसान पूरे समाज को लेकर आकांक्षाओं की प्राप्ति करता है। पर आदर्श जो मेन होते हैं, तुम्हारा साधन क्या है वो मेन होना चाहिए, साध्य अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो वही ये हमारे लिए साधन है, वो साध्य है। ठीक है, उसके बाद आदर्श प्लस आकांक्षा
मिलकर भारत के संविधान के दर्शन को प्रदर्शित करती हैं। मतलब आदर्श और आकांक्षा जो मिला देंगे तो हमें पता लग जाएगा हमारा संविधान क्या चाहता है, इस देश को किस तरीके की राज्य व्यवस्था देना चाहता है, इस देश को कैसे बनाना चाहता है, इन दोनों को मिलाने से हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो जहाँ तक समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से लेक्चर बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा करके एलोवेट करके मैंने समझाया भी है, बताया भी है, और ज़्यादा ब्रीफ लंबा भी नहीं खींचेगा एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाऊँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा ही होना बेकार है, क्योंकि फिर ज़्यादा हेक्टिक लगता है और ही पढ़ाई होती है। तो ये लेक्चर मेरे हिसाब से ठीक है और ब्रीफ भी अच्छा हुआ, सब कुछ बताया भी अच्छे से, सब कुछ समझाया बढ़िया से, और प्रस्तावना मैंने बता दिया। जैसे कोई किताब को ना पढ़ के आप किताब के थोड़ा 3-4 पेज पढ़ते हैं, आपको लमसम पता लग जाता है कि इस किताब के अंदर क्या लिखा है। वही हमारी प्रस्तावना है हमारे संविधान के लिए। ठीक है, कि वो हमारे अपने अंदर के जो संविधान के अंदर निहित गुण हैं, जो उसके अंदर दर्शन है, जो उसकी बातें हैं, वो इस प्रस्तावना में झलक जाती हैं कि सबको अखंड रहना है, सामाजिक रहना है, पंथ निरपेक्ष रहना है, न्याय होना चाहिए, ठीक है, सबके लिए समानता का अधिकार, ये सब चीज़ें बताया क्या वो। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारे संविधान में। तो आगे 1-2 लेक्चर और रहेंगे उद्देशिका के ऊपर, और अच्छे लेक्चर रहेंगे सारे, बढ़िया से करना तैयार, क्योंकि पेपर में बहुत से क्वेश्चन फंसते हैं इनमें से। और मेरी कोशिश ये रहेगी, ये एपिसोड 13 है। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ऐसे अच्छे से कराता रहूँ, और मैंने बहुत अच्छे से ब्रीफ करने की कोशिश करी है। अगर फिर भी कोई कुछ समझ में ना आए, कुछ चीज़ ना समझ में आए, तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब लाइव आया करेंगे। मैंने आपको अपने साल में बताया था कि 1000 होना हो, जितने सब्सक्राइबर हैं मैं तब भी बढ़ाता रहूँगा और पढ़ा रहा हूँ। और 1000 सब्सक्राइबर हो तो लाइव में हम बात भी कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं, पर कोई बात नहीं, अभी जैसा है वैसे ठीक है। शुरुआत में जब कुछ करेंगे तभी आगे हम बढ़ेंगे, तब कुछ करेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसलिए कहता हूँ इस वीडियो को देखते रहें और समझते रहें, अच्छे से समझें, रिपीट करके देखें। आप पे तो ऑप्शन है, कोई ऐसा नहीं है कि बंदी से एक ही बार देख सकते हैं। रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। और थैंक यू सो मच।